नमस्कार। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी स्वत्व रक्षा। मीर दिलावर अली के पास एक बड़ी रास का कुमैत घोड़ा था। कहते तो वह यही थे कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस पर खर्च की है, पर वास्तव में उन्होंने इसे पलटन से सस्ते दामों में मोल लिया था। यूं कहिए कि यह पलटन का निकाला हुआ घोड़ा था। शायद पलटन के अधिकारियों ने इसे अपने यहाँ रखना उचित न समझकर नीलाम कर दिया था। मीर साहब कचहरी में मुहर्रिर थे। शहर के बाहर मकान था। कचहरी तक आने में 3 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी। एक जानवर की फिक्र थी। यह घोड़ा उन्हें सुभीते से मिल गया तो ले लिया। पिछले 3 वर्षों से वह मीर साहब की ही सवारी में था। देखने में तो उसमें कोई ऐब न था, पर कदाचित आत्मसम्मान की मात्रा अधिक थी। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध या अपमान सूचक काम में लगाना दुस्तर था। खैर, मीर साहब ने सस्ते दामों में कला रास का घोड़ा पाया तो फूले ना समाये, लाकर द्वार पर बांध दिया। साइस का इंतजाम करना कठिन था। बेचारे खुद ही शाम सवेरे उस पर 2-4 हाथ फेर लेते थे। शायद घोड़ा इस सम्मान से प्रसन्न होता था। इसी कारण रातीब की मात्रा कुछ कम होने पर भी वह असंतुष्ट नहीं जान पड़ता था। उसे मीर साहब से कुछ सहानुभूति हो गई थी। इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, पर वह मीर साहब को नियत समय पर प्रसन्नता पूर्वक कचहरी पहुंचा दिया करता था। उसकी चाल उसकी आत्मिक संतोष की द्योतक थी। दौड़ना वह अपनी स्वाभाविक गंभीरता के प्रतिकूल समझता था। स्वामी भक्ति में उसने अपने कितने ही चीर संचित स्वत्वों का बलिदान कर दिया था। अब अगर किसी स्वत्व से प्रेम था तो वह रविवार का शांति निवास था। मीर साहब इतवार को कचहरी न जाते थे। घोड़े को मलते, नहलाते और तैराते थे। इसमें उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वहां कचहरी में पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। लू से सारा शरीर झुलस जाता था। कहाँ इस दिन छप्परों की शीतल छाह में हरी हरी धूप खाने को मिलती थी। अतएव इतवार को आराम वह अपना हक समझता था और मुमकिन न था कि कोई उसका वह हक छीन सके। मीर साहब ने कभी कभार बाजार जाने के लिए इस दिन उस पर सवार होने की चेष्टा की, पर वह इस उद्योग में बुरी तरह मुंह की खाए। घोड़े ने मुंह में लगाम तक न ली। अंत को मीर साहब ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाकर अपने अवयवों को परीक्षा में न डालना चाहते थे। मीर साहब के पड़ोस में एक मुंशी सौदागर लाल रहते थे। उनका भी कचहरी से कुछ संबंध था। वह मुहर्रिर न थे, कर्मचारी भी न थे। उन्हें किसी ने कभी कुछ लिखते पढ़ते न देखा था, पर उनका वकीलों और मुख्तारों के समाज में बड़ा मान सम्मान था। मीर साहब से उनकी दांत काटी रोटी थी। जेठ का महीना था। बारातों की धूम थी। बाजे वाले सीधे मुंह बात न करते थे। आतिशबाज के द्वार पर गरज के बावले लोग चरखी की भांति चक्कर लगाते थे। भाड़ और कत्थक लोगों को उंगलियों पर नचाते थे। पालकी के कहार पत्थर के देवता बने हुए थे। भेंट लेकर भी न पसीजते थे। इसी समय मुंशी जी ने भी अपने लड़के का विवाह ठान दिया। दबाव वाले आदमी थे,
धीरे धीरे बारात का सब सामान जुटा तो लिया, पर पालकी का प्रबंध न कर सके। कहारों ने ऐन वक्त पर बयाना लौटा दिया। मुंशी जी बहुत गुस्सा हुए, हर जाने की धमकी दी, पर कुछ फल न हुआ। विवश होकर यह निश्चय किया कि वर को घोड़े पर बिठाकर वर यात्रा की रस्म पूरी कर ली जाए। 6 बजे शाम को बारात चलने का मुहूर्त था। 4 बजे मुंशी ने आकर मीर साहब से कहा, यार अपना घोड़ा दे दो, वर को स्टेशन तक पहुंचा दें, पालकी तो कहीं मिलती ही नहीं। मीर साहब बोले, आपको मालूम नहीं आज इतवार का दिन है। मुंशी जी, मालूम क्यों नहीं है, पर आखिर घोड़ा ही तो ठहरा, किसी न किसी तरह स्टेशन तक पहुंचा ही देगा, कौन दूर जाना है। मीर साहब, यो आपका जानवर है, ले जाइए, पर मुझे उम्मीद नहीं कि आज वह पुट्ठे पर हाथ तक रखने दे। मुंशी जी बोले, अजी मार के आगे भूत भागता है, आप डरते हैं इसलिए आपसे बदमाशी करता है। बच्चा पीठ पर बैठ जाएंगे तो कितना ही उछले कूदे, पर उन्हें हिला ना सकेगा। मीर साहब ने कहा, अच्छी बात है, जाइए, और अगर उसकी यह जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। मगर ज्यों ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, घोड़े ने संसक नेत्रों से देखा और एक बार ही हिनहिनाकर घोषित किया कि तुम आज मेरी शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। बाजे की धड़धड़ पोंपों से वह उत्तेजित हो रहा था। मुंशी जी ने जब पगहे को खोलना शुरू किया तो उसने कनौतियां खड़ी की और अभिमान सूचक भाव से हरी हरी घास खाने लगा। लेकिन मुंशी जी भी चतुर खिलाड़ी थे। तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया और घोड़े के सामने रख दिया। घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत न देखी थी, बड़ी रुचि से खाने लगा और तब कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर ताका, मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुंशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे। वर वस्त्राभूषण पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहल्ले की स्त्रियां उसे विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थी। 5 बज गए थे। सहसा मुंशी जी घोड़ा लाते हुए दिखाई दिए। बाजे वाले ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। एक आदमी मीर साहब के घर से दौड़कर साज लाया। घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर वह लगाम देखकर मुंह फेर लेता था। मुंशी जी ने चुमकारा, पुचकारा, पीठ सहलाई, फिर दाना खिलाया, पर घोड़े ने मुंह तक न खोला। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। ताबड़तोड़ कई चाबुक लगाए। घोड़े ने जब अब भी मुंह में लगाम ना ली तो उन्होंने उसके नथनों पर चाबुक के बेंत से कई बार मारा। नथनों से खून बहने लगा। घोड़े ने इधर उधर दीन और विवश आंखों से देखा। समस्या कठिन थी। इतनी मार उसने कभी न खाई थी। मीर साहब की अपनी चीज थी, वह इतनी निर्दयता से कभी न पेश आते थे। सोचा मुंह नहीं खोलता तो नहीं मालूम और कितनी मार खानी पड़े। लगाम ले ली। फिर क्या था, मुंशी जी की फतह हो गई। उन्होंने तुरंत जीन भी कस दी। दूल्हा कूद कर घोड़े पर सवार हो गया। जब वर ने घोड़े की पीठ पर आसन जमा लिया तो घोड़ा मानो नींद से जागा। विचार करने लगा, थोड़े से दाने के बदले अपने इस स्वत्व से हाथ धोना, एक कटोरे कढ़ी के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को बेचना है। उसे याद आया
कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता रहा हूँ, तो आज क्यों यह बेगार करूँ? ये लोग तो मुझे न जाने कहाँ ले जाएंगे। लौंडा आसन का पक्का जान पड़ता है, मुझे दौड़ाएगा, एड़ लगाएगा, चाबुक से मार मार कर अधमुआ कर देगा। फिर न जाने भोजन मिले या ना मिले। यह सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ से कदम न उठाऊंगा। यही न होगा, मारेंगे, सवार को लिए हुए जमीन पर लेट जाऊंगा, आप ही छोड़ देंगे। मेरे मालिक मीर साहब भी यहीं कहीं होंगे ना। उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी पसंद न आएगी कि कल उन्हें कचहरी भी न ले जा सकूं। वर ज्यों ही घोड़े पर सवार हुआ, स्त्रियों ने मंगल गान शुरू किया। फूलों की वर्षा हुई। बारात के लोग आगे बढ़े, मगर घोड़ा ऐसा अड़ा कि पैर ही नहीं उठाता। वर उसे एंड लगाता है, चाबुक मारता है, लगाम को झटके देता है, मगर घोड़े के कदम मानो जमीन में ऐसे गड़ गए हैं कि उखड़ने का नाम नहीं लेते। मुंशी जी को ऐसा क्रोध आता था कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते। मित्र ने कहा, अड़ियल जानवर है, यूं ना चलेगा, इसके पीछे से डंडे लगाओ, आप दौड़ेगा। मुंशी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पीछे से जाकर कई डंडे लगाए, पर घोड़े ने पैर न उठाए। उठाए तो वो भी अगले पैर, और आकाश की ओर, दो एक बार पिछले पैर भी, जिससे विदित होता था कि वह बिल्कुल प्राणहीन नहीं है। मुंशी जी बाल बाल बच गए। तब दूसरे मित्र ने कहा, इसकी पूंछ के पास एक जलता हुआ कुंदा जलाओ, आंच के डर से भागेगा। यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। फल यह हुआ कि घोड़े की पूंछ जल गई। वह 2-3 बार उछला कूदा पर आगे न बढ़ा। पक्का सत्याग्रही था भाई। कदाचित इन यंत्रणाओं ने उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। इतने में सूर्यास्त होने लगा। पंडित जी ने कहा, जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। लेकिन अपने वश की बात तो थी ही नहीं, जल्दी होती कैसे। बाराती लोग गांव के बाहर जा पहुंचे। यहाँ स्त्रियों और बालकों का मेला लग गया। लोग कहने लगे, कैसा घोड़ा है भाई कि पग ही नहीं उठाता। एक अनुभवी महाशय ने कहा, मारपीट से काम ना चलेगा, थोड़ा सा दाना मंगवाइए। एक आदमी इसके सामने तोबड़े में दाना दिखाता हुआ चले, दाने के लालच से खटखट चला जाएगा। मुंशी जी ने यह उपाय भी करके देखा, पर सफल मनोरथ न हुए। घोड़ा अपने स्वत्व को किसी दाम पर बेचना न चाहता था। एक महाशय ने कहा, इसे थोड़ी सी शराब पिला दीजिए, नशे में आकर खूब चौकड़ियां भरने लगेगा। शराब की बोतल आई। एक तसले में शराब उड़ेल कर घोड़े के सामने रखी गई, पर उसने सूंघी तक नहीं। अब क्या हो भाई। चिराग जल गए, मुहूर्त टल चुका था। घोड़ा यह नाना दुर्गतियां सहकर भी दिल में खुश होता था और अपने सुख में विघ्न डालने वालों की दुर्वस्था और व्यग्रता का आनंद उठा रहा था। उसे इस समय इन लोगों की प्रयत्नशीलता पर एक दार्शनिक आनंद प्राप्त हो रहा था। देखें अब आप लोग क्या करते हैं। वह जानता था कि अब मार खाने की संभावना नहीं है। लोग जान गए कि मारना व्यर्थ है। वह केवल अपनी सुयुक्तियों की विवेचना कर रहा था। 5वें सज्जन ने कहा, अब एक ही तरकीब और है। वह जो खेत में खाद फेंकने की 2 पहिया गाड़ी होती है ना, उसे घोड़े के सामने ला कर रखिए।
उसके दोनों अगले पैर उसमें रख दिए जाएं और हम लोग गाड़ी को खींचें, तब तो जरूर ही उसके पैर उठ जाएंगे। अगले पैर आगे बढ़े तो पिछले पैर भी झक मारकर उठेंगे ही, घोड़ा चल निकलेगा। मुंशी जी डूब रहे थे, कोई तिनका सहारे के लिए काफी था। 2 आदमी गए, 2 पहिया गाड़ी निकाल लाए। वर ने लगाम तानी, 4-5 आदमी घोड़े के पास डंडे लेकर खड़े हो गए। 2 आदमियों ने उसके अगले पांव जबरदस्ती उठाकर गाड़ी पर रखे। घोड़ा तक यह समझ रहा था कि मैं यह उपाय भी न चलने दूंगा, लेकिन जब गाड़ी चली तो उसके पिछले पैर आप ही आप उठ गए। उसे ऐसा जान पड़ा मानो पानी में बहा जा रहा हूं। कितना ही चाहता था कि पैरों को जमा लूं, पर कुछ अक्ल काम न करती थी। चारों ओर शोर मचा, चला चला, देखो चला। तालियां पड़ने लगी, लोग ठट्ठे मार मार कर हंसने लगे। घोड़े को यह उपहास और यह अपमान असह्य था, पर करता क्या। हाँ, उसने धैर्य न छोड़ा। मन में सोचा, इस तरह कहाँ तक खींच ले जाएंगे। ज्यों ही गाड़ी रुकेगी मैं भी रुक जाऊंगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे गाड़ी पर पैर ही न रखना चाहिए था। अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था। किसी तरह लोगों ने 100 कदम गाड़ी खींची, आगे ना खींच सके। 100-200 कदम ही खींचना होता तो शायद लोगों की हिम्मत बन जाती, पर स्टेशन पूरे 3 मील दूर था। इतनी दूर घोड़े को खींच ले जाना दुस्तर था। ज्यों ही गाड़ी रुकी, घोड़ा भी रुक गया। वर ने फिर लगाम को झटके दिए, एड़ लगाए, चाबुकों की वर्षा की, पर घोड़े ने अपनी टेक न छोड़ी। उसके नथनों से खून निकल रहा था। चाबुक के मार से सारा शरीर छिल गया था। पिछले पैरों में घाव हो गए थे, पर वह दृढ़ प्रतिज्ञ घोड़ा अपनी आन पर अड़ा रहा। पुरोहित ने कहा, 8 बज गए जजमान, मुहूर्त टल गया। दीन दुर्बल घोड़े ने मैदान मार लिया। मुंशी जी क्रोधान्मत्त होकर रो पड़े। वर 1 कदम भी पैदल नहीं चल सकता। विवाह के अवसर पर भूमि पर पांव रखना वर्जित है। प्रतिष्ठा भंग होती है, निंदा होती है, कुल को कलंक लगता है। पर अब पैदल चलने के सिवाय अन्य उपाय न था। आकर घोड़े के सामने खड़े हो गए और कुंठित स्वर से बोले, महाशय, अपना भाग्य बखानो कि मीर साहब के घर हो। यदि मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। इसके साथ ही मुझे आज मालूम हुआ कि पशु भी अपने स्वत्व की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। मैं न जानता था तुम व्रतधारी हो। बेटा, उतरो नीचे, बारात स्टेशन पहुंच रही होगी। चलो पैदल ही चलें, हम आपस ही के 10-12 आदमी हैं, हंसने वाला कोई नहीं। ये रंगीन कपड़े उतार दो, रास्ते में लोग हंसेंगे कि पाँव पाँव ब्याह करने जाता है। चल बे अड़ियल घोड़े, तुझे मीर साहब के हवाले कराऊं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी स्वत्व रक्षा। उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई, तो फिर इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा, तो हम चलते हैं और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।